नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। जैसे पिछली वीडियो में हमने हाई कोर्ट इलाहाबाद एआरओ का 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, तो आइए हम यहाँ पे अगले 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी जीएस ही चल रहा है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर होगा नरोडा। नरोडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों किस स्थान पर एल्युमिनियम संयंत्र है? तो एल्युमिनियम संयंत्र हमको पता है रेणुकूट में है। अगला है मथुरा। मथुरा ऑयल रिफाइनरी के लिए यहाँ पर फेमस है या तेल रिफाइनरी के लिए। कौन शहर कांच उद्योग के लिए फेमस? चूड़ियाँ हमें पता है, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ यानी कांच उद्योग वहाँ का फेमस है। यूपी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो दोस्तों कानपुर में है। भारतीय विद्रोह 1857 की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों यहाँ मेरठ, आपको पता होगा मंगल पांडे, मेरठ से यहाँ पर शुरुआत हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित लिंगों भारत के किस राज्य में लिंगानुपात न्यूनतम है? देखिए यहाँ पर इन राज्यों में से पूछा गया है किस राज्य में मिनिमम है। हमको ओवरऑल डेटा में से नहीं, इन राज्यों में से बताना है। तो इन राज्यों में से मिनिमम दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। केरल का जानते हैं बहुत ज़्यादा होता है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी बंगाल से ज़्यादा है। तो लगातार दो जनगणनाओं के बीच कितना अंतराल होता है दोस्तों? 10 वर्ष। 2011 की जनगणना के अनुसार किस स्टेट हैज़ द मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस 2011? तो दोस्तों देखिए, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हालांकि जनसंख्या इनकी ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि इनका क्षेत्रफल भी ज़्यादा है, एरिया भी ज़्यादा है, तो जनसंख्या जो है वो बिखरी हुई है, वो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, डेंसिटी कम है। यहाँ पर केरल जो है वो जनसंख्या भले कम है, लेकिन क्योंकि स्टेट का क्षेत्रफल भी बहुत कम है, इसीलिए जनसंख्या जो है वो बहुत डेंस तरीके से है वहाँ पर, तो घनत्व जो है वो ज़्यादा है। यहाँ का उत्तर केरल होगा। दोस्तों देखिए, अब हमारी जो बात है वो डेफिनेशन पे आ रही है कि इज अ ब्रांच ऑफ इकोलॉजी इन विच वी स्टडी द इंटरेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और अ सिंगल स्पीशीज विद द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ इट्स एनवायरमेंट। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑटो इकोलॉजी या ऑटो परिस्थितिकी। तो ये सीधे सीधे डेफिनेशन पूछी हुई है दोस्तों ऑटो परिस्थितिकी की। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? दोस्तों आपको सबको पता है कि एनर्जी जो इकोसिस्टम में है वो सन के थ्रू या सूर्य के माध्यम से आती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी के सतह से सबसे निकट है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर सबसे निकट है। अगला प्रश्न है कि प्रजातिकरण तब होता है जब एक प्रजाति दो अलग अलग समूहों में पृथक होती है और एक दूसरे से अलग होती है। तो इसमें विस्थानिक होगा दोस्तों या एलोपैट्रिक। अगला है कि आदर्श पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित प्रजातियों की आबादी में वृद्धि की क्षमता जैविक क्षमता कहलाती है। बायोटिक पोटेंशियल, एबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो आपका आदर्श परिस्थितियों में कैसे आपकी आबादी वृद्धि होगी, उसकी जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो बायोटिक पोटेंशियल है। तो कौन सा मांसाहारी यहाँ पूछा गया? देखो आपको पता है दोस्तों, जिराफ, हाथी और हिरन ये शाकाहारी जानवर हैं, घास पत्ते फूल फल खाते हैं। अगला डॉल्फिन जो है वो मांसाहारी है। कौन सा शहरीकरण का कारण नहीं है? दोस्तों एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक कॉजेज, आर्थिक कारण। देखिए आप शहरीकरण में कैसे, आप अगर पढ़ाई के लिए या फिर इंडस्ट्री सेटअप के लिए या फिर इकोनॉमिक कॉजेज की वजह से, कल खेती इसका कोई कारण ऐसा नहीं है। तो इनमें से कौन सा शहरीकरण का पर्यावरणीय प्रभाव? देखिए यहाँ पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पूछा है कि पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एयर पोल्यूशन होता है, आपको पता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं का हो पाता है, ठोस कचरा यहाँ बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। फ्लैश फ्लड जो है, अभी देखिए फ्लैश फ्लड आया था, केरला में फ्लैश फ्लड आया था, वो भी एक इसका इम्पैक्ट है। क्राइम जो है वो पर्यावरणीय प्रभाव नहीं है, यह सोशल प्रभाव है। और यह ज़रूरी नहीं कि अर्बन या रूरल या किसी भी क्षेत्र में, हाँ ये है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो क्राइम हो सकता है बढ़े, लेकिन ये पर्यावरणीय प्रभाव नहीं, इसलिए इसको हम क्राइम को यहाँ टिक मारेंगे। अगला है महानगरीय शहर का। देखिए यहाँ पर महानगरीय शहर यूज़ किया है और अंग्रेजी में इसने कॉस्मोपॉलिटन सिटी लिखा है। तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ही होता है सिटी कंपोज्ड ऑफ पीपल फ्रॉम वेरियस कल्चरल बैकग्राउंड्स। तो यह विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के से बना शहर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू, पता है दोस्तों हमको, पाक स्ट्रेट जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। पाक स्ट्रेट इंडिया श्रीलंका, पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में है। बुसान बंदरगाह, बुसान आपको पता है कि बुसान साउथ कोरिया में है। कर्क रेखा, देखिए दोस्तों कर्क रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम इसे कहते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपको पता है कि भारत में आपकी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सारे स्टेट से होकर गुजरती है। और म्यांमार जस्ट मिजोरम के बगल में है तो म्यांमार से भी होकर गुजरती है। मेक्सिको जो है उससे होकर गुजरती है।
यहाँ पर ब्राज़ील जो है वो ऑप्शन गलत है, ब्राज़ील से होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों अगला प्रश्न जो है ये हमको जापान के बारे में पूछा जा रहा है। जापान में आपको पता है कि जापान कई सारे द्वीपों का समूह है, एक ऐसा देश है जो कई सारे द्वीपों का समूह है, और इतनी विकट परिस्थितियों में रहने के बावजूद ज्योग्राफिकल एरिया जापान का बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पर बहुत अर्थक्वेक आने के चांसेस रहते हैं, तब पर भी जापान कितना प्रगतिशील देश है, वहाँ के लोग बहुत ही मेहनती हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर जो है वो है, देखिए होक्काइडो, होन्शु और शिकोकू, ये तीनों वहाँ के द्वीप हैं। शिनकोवे जो है वो वहाँ का द्वीप नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न जो है बहुत बेहतरीन प्रश्न, मुझे लगता है कि इस पूरे प्रश्न पत्र में सबसे अच्छे प्रश्नों की श्रेणी में आएगा। फॉकलैंड द्वीप समूह जो है ये विवाद किस दोनों देश के बीच में। देखिए फॉकलैंड आप अगर अभी खोलेंगे अपना मैप देखेंगे आप, या फिर गूगल पे सर्च करेंगे, तो फॉकलैंड आइलैंड्स जो हैं ये अर्जेंटीना के बहुत पास हैं, और इन पे कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। अर्जेंटीना के पास होने के कारण अर्जेंटीना इन पे लगातार दावा ठोकता है। परंतु दोस्तों यहाँ के लोग जो हैं, यूके भी कभी जानते हैं कि कहा जाता था एक समय कि अंग्रेज़ों का शासन में कभी सूर्य अस्त नहीं होता, तो अंग्रेज़ हर जगह शासन करके गए हैं, तो उसमें यूके का बहुत बड़ा प्रभाव है वहाँ पर। वो शासन किसी ज़माने में वहाँ पर शासन था उनका। तो आज भी लोग जो हैं वो अगर मतलब पूछा जाए तो ज़्यादा यूके के इन्फ्लुएंशियल में है, तो यूके और अर्जेंटीना के बीच में हमेशा इनसे कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। दोस्तों इसमें अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। तो आपको पता है कि जो भी नदी आपकी पूर्व की तरफ अगर उसका बहाव रहता है, जो पूर्व की तरफ बहेगी, वो हमेशा बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। तो इसमें महानदी कृष्णा और कावेरी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा जो है ये आपकी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा और तापी ये दोनों अरब सागर में गिरती हैं। तो अरावली पहाड़ियों में गुरु शिखर जो है वो सबसे ऊंची पीक है। ये अन्नाईमुड़ी जो है ये साउथ में सबसे ऊंची पीक मानी जाती है, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पीक है अन्नाईमुड़ी, और गुरु शिखर इसका उत्तर होगा। ट्यूलिप गार्डन दोस्तों श्रीनगर में है। कई कोकरनाग, वेरीनाग, इन सब ऑप्शन से आपको डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, उत्तर इसका श्रीनगर है दोस्तों। माउंट गिरनार गुजरात के जूनागढ़ ज़िले में स्थित है। जूनागढ़ ज़िले में माउंट गिरनार आपका स्थित है। बॉक्साइट आपको पता है एल्यूमिनियम की धातु के लिए किया था, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर है। फरक्का जल संधि जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच की है। और इनमें किनमें से नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र नहीं है दोस्तों, नरोडा, कुदानकुलम, कायगा, इन तीनों में है, रामपुर अगुचा में नहीं है। अब दोस्तों हम कंप्यूटर के प्रश्न पर आ रहे हैं। कंप्यूटर में यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की नहीं है। दोस्तों गति उसकी विशेषता है, स्टोरेज भी विशेषता है, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा भी उसकी विशेषता है, अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी जो है वो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर यही दो बेसिक कैटेगरीज हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, तो यही उसका उत्तर होगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है मैंने इस पर स्टार मार्क किया है। देखिए फेच, एग्जीक्यूट ये दोनों तो होता ही है, और मेमोरी भी यूज़ होती है। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल में दोस्तों अगर कुछ नहीं होगा तो इनडायरेक्ट नहीं होगा। इनडायरेक्ट मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, लेकिन मुझे भी थोड़ा डाउट है इस प्रश्न में, मैंने स्टार मार्क कर दिया यहाँ पर। दोस्तों तीन जो कार्यात्मक समूह जो हैं वो आपको पता होगा, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस हैं। दोस्तों बहुत बेसिक क्वेश्चन है कंप्यूटर के, लेकिन कहीं कहीं इन्होंने थोड़े अच्छे प्रश्न भी पूछे हैं। तो अगला प्रश्न भी इनका जो है वो, ऐसे प्रश्न पूछने का कोई बहुत औचित्य मुझे नहीं दिख रहा है कि कन्वर्टिंग रॉ डेटा टू यूजफुल इन्फॉर्मेशन। आते ही बताइए आपको कि इन्फॉर्मेशन तभी होती है जब किसी हम रॉ डेटा को प्रोसेस करते हैं या उसको सही, देखिए आपको आंकड़े मिले, आप कहीं गए, जनसंख्या के आंकड़े अपने इकट्ठा किए, वो जनसंख्या के आंकड़े कोई इन्फॉर्मेशन तब दे पाएंगे जब आप उन जनसंख्या के आंकड़ों को या किसी भी आंकड़े को सही तरीके से अरेंज करेंगे, डेंसिटी वाइज, लिंगानुपात आप देखेंगे, सेक्स रेशियो। तो ऐसे जब आप किसी भी आंकड़ों को सही से प्रोसेस करते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है उसकी वजह से वो डेटा जो है वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों मेरे ख्याल से ये इसका ए ऑप्शन होगा, इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट, कंट्रोल। दोस्तों अगला है कि यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो जाहिर सी बात है मल्टी प्रोसेसर है, मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर यूज़ करते हैं हम इस समय। तो किसी प्रदत्त समस्या के लिए समाधान पहुंचने के लिए चरणशः विवरण, फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, ये सब एक ही चीज़ें हैं। एल्गोरिथम जो है हम ना चरणशः विवरण देता है। डेटा प्रोसेसिंग कहाँ पर होती है दोस्तों, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में ही होती है। सीपीयू में अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, वहाँ पर ही डेटा प्रोसेसिंग होती है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में किस जनरेशन का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग 5वें जनरेशन का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। 6ठे में आर्टिफिशियल की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। देखिए अब क्या होता है, 5वें जनरेशन का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों आपको सबको पता है, यहाँ पर पूछा गया है कि फ़ोन लाइन पर डिजिटल डेटा, तो आपको पता है कि अगर फ़ोन लाइन पर डिजिटल डेटा, आपने कभी ब्रॉडबैंड लगवाया होगा घर पे, तो यार से अगर फ़ोन लाइन से लगवाया तो मोडेम ज़रूर लगता है उसमें, तो मोडेम की वजह से होता है। यूएसबी, स्कैनर और प्रिंटर तो ऐसे ही ऑप्शन। दोस्तों 0 और 1 सबको पता है बाइनरी नंबर सिस्टम है।
BCD का वही बाइनरी कोडेड डेसिमल होगा। अगला दोस्तों, सहायक मेमोरी को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, ऑक्सिलरी मेमोरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्लैश ड्राइव को क्या कहते हैं? फ्लैश ड्राइव को दोस्तों हम पेन ड्राइव कहते हैं, और वर्म या फिर वर्म को कहते हैं हम राइट वंस रीड मनी। वर्म जो होता है जैसे हमारा वायरस टाइप का होता है कि एक बार हमने लिखा और कई बार हम उसको रीड कर सकते हैं, बार बार वो रेप्लिकेट होता रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कंपाइल टाइम त्रुटि क्या होती है? कंपाइल टाइम त्रुटि यानी कि जब हम प्रोग्राम लिख देते हैं तो उसके बाद जब उसको कंपाइल करते हैं तो उस वक्त जो एरर आता है वो किस तरह का एरर होता है? तो दोस्तों लॉजिक या एप्लीकेशन या टेस्टिंग एरर उसमें नहीं होता है, उसमें सिंटेक्स एरर या फिर जो आपने लिखने में जो गलती की है वो एरर दर्शाए जाते हैं। दोस्तों ये बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आया है, दशमलव भिन्न संख्या को इसके बाइनरी समकक्ष में बदलें। दोस्तों इसको मैं थोड़ा उल्टे तरीके से बताना चाहता हूं। आप इस प्रश्न में दशमलव भिन्न संख्या से मत शुरू करें, आप इस प्रश्न में शुरू करें बाइनरी संख्या को पलट कर। देखिए बाइनरी संख्या 0.1111 अगर है तो जानते हैं कि दशमलव के बाद जो हम 2 की पावर यूज करेंगे वो माइनस में यूज होगी। तो पहले एक में 2 की पावर -1, दूसरे में 2 की पावर -2, 2 की पावर -, ऐसे यूज करेंगे हम। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, 0.1101 में 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 गुणे 0 इंटू 2 की पावर -3, तो ये हमारा आ जाएगा 13/16 जो कि 8125 के करीब आएगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगला है कि 759 को ऑक्टल संख्या में लिखें। दोस्तों यहाँ भी हम उल्टा करेंगे, 1367 को हम शुरू करेंगे उल्टा लिखना। तो 1367 में वही करेंगे हम दोस्तों, 8 की बेस में तोड़ लेंगे इसे, तो 7 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 6 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 8 की पावर 3। तो टोटल आपका जो जोड़ने में आएगा दोस्तों वो आएगा 759। अगला प्रश्न है, डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता है? दोस्तों OCR जो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन होता है, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन होता है, और MICR होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। इन सब में रिकग्निशन होता है, हम सिर्फ COM जो होता है वो नहीं होता आपका, डेटा प्रविष्टि को हम लोग अधिकृत नहीं कर सकते हैं उसमें। दोस्तों अगला प्रश्न है कि MS वर्ल्ड में डॉक्यूमेंट बनाने के लिए क्रिएटिंग लिस्ट कैसे होती है? तो बुलेट और नंबरिंग से हम कर सकते हैं। दोस्तों फिर हम आगे आपसे फिर मिलेंगे, और अभी तक अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, और इसके पहले के सोल्यूशन देखने के लिए इसके पहले के वीडियोस देखें। तो दोस्तों 150 क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके हैं, और अगले लैब में हम इस प्रश्न पत्र को पूरा कंप्लीट कर लेंगे जिसमें हम 200 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लेंगे। और महत्वपूर्ण बात, मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको मोटा मोटी कुछ कट ऑफ का अंदाज़ा देने का कोशिश करूँ। तो दोस्तों आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।